आइए अब देखते हैं बच्चों कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रा की बॉडी फॉर्म क्या है। तो निडेरियन है, ये तुम सब जानते हैं, और क्यों निडेरियन कहते हैं ये भी समझना हमें आज। सिलेंट्रेटा में क्यों रखा हाइड्रा को या अदर इसके रिलेटिव्स को, तो वो भी हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले एक जनरली एक सिंपल हाइड्रा को फॉर्म करते हैं। देखिए, दिस इज हाइड्रा, द बॉडी ऑफ हाइड्रा is common example of cnidarians or coelentrates. The body of Hydra is cylindrical and it possesses only a single opening. It acts as both mouth as well as anus. Mouth is the opening used for ingestion. Ingestion means intake of food. So this is the Hydra. तो हाइड्रा की बॉडी सिलेंड्रिकल है और उसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग इज टेक्निकली कॉल्ड हाइपोस्टोम। इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, नीट में भी पूछा जा चुका है। और इट एक्ट एज माउथ एंड एनस, लेकिन पहले माउथ की तरह, क्योंकि जब फूड एब्जॉर्ब होगा, जब फूड का इनटेक होगा तभी डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट होगा, तो एनस की तरह तो बाद में काम होगा ना। जैसे इस छत पर हम इस सीढ़ी से पहले चढ़ेंगे, जब चढ़ेंगे ही नहीं तो उतरेंगे कहां से, क्योंकि उतरेगा वही छत से या किसी ऊंचाई से जो वहां चढ़ा होगा। ऐसे ही पहले इट एक्ट एज माउथ एंड देन इट एक्ट एज एनस, यानी इसी से फूड का इंटेक और इसी से अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन। दिस हाइपोस्टोम लीड्स टू ए कैविटी। इस हाइपोस्टोम के बाद ये कैविटी है, जैसे हमारे इस माउथ यानी अपर एंड लोअर लिप, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड माउथ। माउथ के पीछे एक कैविटी है ना, बक्कल कैविटी। ऐसे ही इनके माउथ के पीछे एक कैविटी है, यानी कि जैसे पेन का ये कैप होलो है, ये हाइपोस्टोम अगर है तो यहाँ अंदर एक कैविटी है। ऐसी दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रोन। तो समझ गए होंगे सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके एनिमल्स के अंदर सिलेंट्रोन होती है। और सिलेंट्रोन इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। दो वर्ड है यहाँ, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, यानी फूड के डाइजेशन से रिलेटेड यहाँ डाइजेशन होता है। नंबर एक, वास्कुलर यानी ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हर सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, हर सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है और लंग्स से हम बाहर निकाल देते हैं। आप कहेंगे सर हमारी बॉडी की हर लिविंग सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? तो हमने कहा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हर सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। तो ऑल लिविंग सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द फूड टू गेट द एनर्जी, जिससे कि एनर्जी यहां से रिलीज हो सके और हम उसे यूटिलाइज कर सकें। बट अलोंग दिस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज द वेस्ट। तो हमारी बॉडी इस वेस्ट को बाहर निकालती है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर को भी बाहर निकालती है। तो हमारी हर सांस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मॉइस्चर भी है। तो हमारे बॉडी के अंदर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को, ऑक्सीजन को सेल तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक, लंग से ऑक्सीजन सेल तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक कौन कैरी करता है? ब्लड। ऐसे ही इस कैविटी के अंदर भी कुछ कुछ ब्लड जैसा काम होता है कि जब वाटर का इनटेक हुआ, जब वाटर अंदर आया तो वाटर के साथ ऑक्सीजन भी आई, और इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रा की या किसी अदर सिलेंट्रेट की बॉडी वाल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो यहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसे इस कैविटी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया। तो इस कैविटी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी है। फूड का इंटेक कैसे होगा? आप कहेंगे नहीं मालूम सर। तो हमने दीज आर टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स हैं। टेंटेकल्स मतलब जो माउथ के चारों तरफ एक फ्रिंज है, एक घेरा है, एक रिंग है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, दिस इज कॉल्ड टेंटेकल। एक को टेंटेकल और एक से ज्यादा को टेंटेकल्स, एंड दीज टेंटेकल्स परफॉर्म मैनी फंक्शन।
इनका पहला फंक्शन है दे हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ द फूड। दिस टेंटिकल्स मूव एंड हेल्प इन गैदरिंग और कैप्चरिंग ऑफ द फूड। तो इन टेंटिकल की हेल्प से फूड अंदर एंटर हुआ, कुछ फूड यहीं पर डाइजेस्ट हुआ कैविटी में। आपने कहा सर आपने बताया था अगर सेल्स के बाहर है कैविटी में तो एक्स्ट्रा सेलुलर, हमने यस, और हमने कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद सेल में डाइजेस्ट हुआ। यानी कि इनके अंदर सिलेंट्रोन के अंदर डाइजेशन कैसा हुआ, यानी सिलेंट्रेट्स के अंदर डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। सेल के आउटसाइड कैविटी में भी है और सेल के अंदर इनसाइड के अंदर भी है, यानी कि इंट्रा सेलुलर भी है। तो सिलेंट्रोन के अंदर क्या फंक्शन हुआ, डाइजेशन का भी हुआ और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का भी हुआ। और उसमें हेल्प कौन करता है फूड की गैदरिंग में, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे, यानी कि इनका जो फूड है। तो छोटे छोटे यानी कि बहुत छोटे माइन्यूट लाइफ ये खाते हैं, जैसे क्रस्टेशियन हो गए, बहुत छोटे छोटे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका फूड है। इसके अलावा दीज टेंटिकल्स ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस, इनका काम डिफेंस में भी है। आपने कहा कैसे सर, बहुत ध्यान सुनिए, ये नीट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देर आर सम डिफेंस ऑर्गन इन सिलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा, इन टेंटिकल्स एज वेल एज बॉडी, पूरी बॉडी में भी, यानी दिस इज द सिलेंड्रिकल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर भी, और टेंटिकल्स की एपिडर्मिस के अंदर भी। एपिडर्मिस मतलब स्किन, जैसे ये हाथ है ये टेंटिकल्स है तो यहां इसके अंदर, इस स्किन के अंदर। तो देर आर डिफेंस ऑर्गन्स, दीज डिफेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड नीडोब्लास्ट्स। नीडोब्लास्ट्स are also known as नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स तो ये कैसे डिफेंस करती हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कुछ रटना नहीं है। ये समझ लीजिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बॉडी है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और ये नीडोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट कैसा होता है, इसके अंदर एक बड़ी सी बॉडी होती है, इसके अंदर एक सेल है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और ये स्पाइन है लिपटा हुआ, एकदम कोइल्ड स्पाइन मतलब एक लंबा थ्रेड कांटा है। ये पूरी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है दिस इज द नीडोसाइट। और इसके अंदर जो ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, पॉइजन आपके कोर्स में नहीं है पॉइजन का नेम, पर उस पॉइजन का नाम आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, जो नीडोब्लास्ट सिक्रीट करता है उस पॉइजन का नाम है हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन अगर ये किसी एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट हो जाए, अगर ये छोड़ दे तो उसका यूजली उसे पैरालिसिस हो जाता है, यानी जब वो पैरालाइज हो जाएगा, जब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो बड़ा इजीली ये सिलेंट्रेट्स उसे कैप्चर कर लेते हैं, उसे खा जाते हैं। तो ये खाने के लिए भी मारते हैं, ठीक है, यानी कि खाने के लिए भी अपने इन पॉइजन को इस्तेमाल करते हैं और अपने डिफेंस में भी करते हैं, यानी कि दोनों काम के लिए है नीडोब्लास्ट। एक तो डिफेंस, अपनी सुरक्षा करना, बचाव करना, कोई एनिमी अगर इनकी बॉडी को टच करे तो ये उनके अंदर क्या सिक्रीट करते हैं, हाइपोटॉक्सिन। समझिए पहले से, ये हाइड्रा की बॉडी है और ये क्या है अपने आप में, ऐसे मान लीजिए, थोड़ा स्पाइनी दिखाना पड़ेगा। ये हाइड्रा की बॉडी है, ये जस्ट उसकी बॉडी के अंदर टेंटिकल के अंदर जगह जगह पर नीडोब्लास्ट है। जैसे किसी एनिमी का कांटेक्ट हुआ, देखिए कोई एनिमी बाय चांस इसके कांटेक्ट में आया, टच हुआ, टच होते ही स्टिमुलस मिलते ही अंदर से एक स्पाइन बड़ी क्विकली एकदम उनकी बॉडी में जाता है और उनकी बॉडी में गया और वहां पर क्या सिक्रीट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया हाइपोटॉक्सिन, और ये एनिमल हो गया पैरालाइज और उसको ये फिर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो दीज नीडोब्लास्ट possesses द स्टिंजिंग सेल, स्टिंजिंग कहते हैं डंक मारने को, तो दिस इज स्टिंजिंग कैप्सूल। इनके अंदर ये स्टिंजिंग कैप्सूल है और उसके ऊपर एक स्पाइल्ड या कोइल्ड थ्रेड है, यानी स्पाइन है, हाईली पॉइंटेड है।
और जैसे कोई एनिमी आया निकल कर तो ये स्पाइन बड़ी तेजी से क्विकली बाहर निकलता है और उसको क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। आपके बुक में भी फोटोग्राफ है, आप बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 50 पर लेफ्ट हैंड साइड पर। दिस इज द स्पाइन, इसे स्पाइन बोलते हैं। तो दीज स्टिंजिंग कैप्सूल आर टेक्निकली कॉल्ड नेमेटोसिस्ट या नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट, दिस इज द स्टिंजिंग कैप्सूल प्रेजेंट इन द निडोब्लास्ट। तो क्यों सिलेंट्रेट्स को निडेरियंस बोलते हैं? बिकॉज दे possess निडोब्लास्ट। तो निडोब्लास्ट आर डिफेंस organs. They help in gathering और capturing ज़्यादा सुटेबल वर्ड है, capturing the prey and defense। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखिएगा। वेयर निडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट, निडोब्लास्ट्स और निडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द टेंटेकल एंड बॉडी। लिख लिया? निडोब्लास्ट्स contain stinging cells। कोई चीज इंजेक्ट कर चुभा कर पॉइजन छोड़ देना, उसे हिंदी में हम डंक मारना कहते हैं, अंग्रेजी में स्टिंजिंग कहते हैं। जैसे आप कहते हैं सांप ने ढस लिया है, सांप ने डंक मार दिया है, ततैया डंक मार गया है, तो वो कोई पॉइंटेड स्ट्रक्चर चुभाते हैं और साथ में पॉइजन सिक्रेट करते हैं। तो निडोब्लास्ट कंटेन स्टिंजिंग सेल्स, और कैप्सूल ज्यादा सुटेबल वर्ड है, कैप्सूल कोमा लगाइए, कॉल्ड नेमेटोसाइट। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखेंगे। आप कहेंगे क्या इनकी बॉडी में भी स्केलेटन होता है? सर स्पॉन्जेस की तरह हमने होता है। कुछ निडेरियंस है जो वो छोटे छोटे हैं, उन्हें कोरल्स बोलते हैं। उनके अंदर स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पहले से नोट कर लीजिए। दो लाइन छोड़कर लिखना है। सम निडेरियंस जैसे स्पॉन्जेस के अंदर स्पाइक्यूल्स थे, ऐसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन्स हैं। इन सम निडेरियंस यानी सिलेंट्रेट्स, इन सम निडेरियंस लाइक, एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना, लाइक कोरल। और इनका स्केलेटल कैल्शियम कार्बोनेट का इतना मजबूत है, इतना स्ट्रोंग है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो ओशियन के अंदर वो डिपॉजिट होते रहते हैं। वो स्केलेटन डिपॉजिट होता रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वो डिपॉजिट होता जाता है, और पूरी एक कॉलोनी, एक बहुत बड़ा मास बन जाता है स्केलेटन ऑफ कोरल का। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ। तो जब आप बड़े लेवल पर बायोलॉजी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर, तो कोरल रीफ वर्ड आएगा। तो कोरल रीफ का मतलब है कि कोरल का कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन क्या होता है, डिपॉजिट होता रहता है। डिपॉजिट होने के बाद वो एक कॉलोनी बनाता है। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ। इन सम निडेरियंस लाइक कोरल्स, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और यही कोरल्स आफ्टर डेथ क्या फॉर्म करते हैं, कोरल रीफ। इसे भी नोट कर लेना क्योंकि बहुत जगह आप कोरल रीफ पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से निडेरियंस exhibit two basic forms। ये दो बेसिक फॉर्म दिखाते हैं।
इसको समझने से पहले हम आपसे एक बात करते हैं। हमने कहा हाइड्रा कैसा दिखता है? हाइड्रा इसका एक मेंबर है, बताइए हाइड्रा कैसा दिखता है? आपने कहा सर हाइड्रा ऐसा दिखता है। सर अभी आपने दिखाया था सिलेंड्रिकल बॉडी है, हाइपोस्टोम है और ये कुछ टेंटिकल्स है जिसके नंबर वेरिएबल है। ये नहीं कि आपने रट लिए, सर ने 5 बनाए तो 5 याद कर लेंगे, 6 बनाए तो 6 याद कर लेंगे, एक वेरिएबल है। हमने ठीक है बॉडी वेरिएबल यानी बॉडी सिलेंड्रिकल है। हमने हाँ जी, हमने ओरिलिया, ये तो हो गया हाइड्रा, दिस इज द हाइड्रा। एडम्सिया भी ऐसे ही दिखता है कुछ कुछ। सी एनीमोन जो आप याद करो एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है सी एनीमोन, और आप चेक करके देखना एडम्सिया भी लिखा हुआ, ये भी ऐसे दिखता है 99% 99। दूसरा हमने कहा ओरिलिया, जेलीफिश कैसी दिखती है? आपने कहा जेलीफिश हमें ऐसी दिखती है, ये ऊपर एक बॉडी है, ये बल्ज निकला हुआ है कुबर सा, यानी कि फिजिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं, याद करो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक कॉन्वेक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर है सर, और नीचे इसके माउथ है। हमने कहा सिलेंट्रेट है तो कैविटी तो होगी ना, तो आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये एक सिंगल हाइपोस्टोम है और ये कैविटी है सिलेंट्रोम, बिल्कुल लाइक दिस। एक कॉमन लेबलिंग कर लेते हैं कि सर जैसे यहाँ पर ये हाइपोस्टोम है, ऐसे यहाँ पर भी हाइपोस्टोम है। हमने ठीक है, हमने यहाँ पर तो एक कैविटी भी है, आपने कहा यहाँ भी ऐसा सिलेंट्रो या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। आपने कहा सर यहाँ पर भी है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो हमने कहा कुछ निडेरियंस ऐसे दिखते हैं, आपने कहा ऐसे दिखते हैं मतलब हमने कहा अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है, आप छाता खोलेंगे तो ऊपर से ऐसे दिखता है ना, मस्जिद के गुंबद की तरह गोलाई लिए हुए। और ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल बॉडी हैं, आपने कहा हाँ जी कुछ सिलेंड्रिकल बॉडी हैं, ये नहीं कि सारे सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रेट्स ऐसा भी नहीं है कि ऑल सिलेंड्रेट्स आर अम्ब्रेला शेप्ड, कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं। तो जो अम्ब्रेला है ये मूविंग है, ये किसी एक जगह पे टिक कर नहीं रहते, जबकि ये नीचे ओशन के अंदर, पानी के अंदर ये कहीं ना कहीं अटैच होकर रहते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर हाइड्रा ऑल्सो मूवमेंट, ऑल्सो एग्जिबिट मूवमेंट, ये भी मूवमेंट दिखाता है। हाइड्रा ऑल्सो एग्जिबिट लोकोमोशन, ये एक जगह से दूसरी जगह भी चलता है विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, लेकिन यूजुअली इट रिमेन्स अटैच टू देयर सबस्ट्रेटम, यानी अपनी जगह पर अटैच रहता है। इसलिए जो अपनी जगह पर अटैच रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेसाइल। तो ये कुछ निडेरियंस सेसाइल हैं, कुछ निडेरियंस फ्री या फ्रीली स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग या फ्रीली स्विमिंग एक ही बात है, एनसीईआरटी फ्री लिख रही है, हम भी फ्री लिख लेते हैं। तो देर आर 2 बेसिक फॉर्म्स, सम आर अम्ब्रेला शेप्ड, सम आर सिलेंड्रिकल शेप्ड। तो ऐसी फॉर्म को जो सिलेंड्रिकल हो, सेसाइल हो, इसे बोलते हैं पोलिप, याद रखिए पोलिप। और जो अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, फ्री स्विमिंग है, इन्हें कहते हैं मेड्यूसा, और एक से ज्यादा वो कहते हैं मेड्यूसी, ई लगा देंगे, एक है तो मेड्यूसा, ई लगा देंगे तो प्लूरल है। तो मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, पोलिप सिलेंड्रिकल शेप्ड है, सेसाइल है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है, एग्जाम्पल हाइड्रा है पोलिप का, और इसका एग्जाम्पल ओरिलिया है। ओरिलिया इज द जेलीफिश, ओरिलिया इज द जेलीफिश। और एक तीसरी कैटेगरी है निडेरियंस की, जिसकी लाइफ में दोनों फॉर्म बनती हैं। अब ओरेलिया है तो होल लाइफ ये अम्ब्रेला शेप दिखेगी, हाइड्रा है तो होल लाइफ में ये सिलेंड्रिकल ही होगा। बट कुछ ऐसे हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ओबिलिया, निडेरियंस के अंदर ओबिलिया, सी फर भी बोलते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अम्ब्रेला जैसी बॉडी भी बनती है और पोलिप जैसी भी बनती है, यानी सिलेंड्रिकली बनती है। आपने कहा सर हाउ इट इज पॉसिबल? अब ना कोई बात नहीं, चलते हैं, पहले से नोट करिए। दो लाइन छोड़कर लिखिए। सम निडेरियंस exhibit both basic forms,
ब्रैकेट में IE डॉट कोमा पोलिप्स एंड मेड्यूसा, प्लूरल मेड्यूसी। बोथ these forms develop alternatively। ऑल्टरनेटिवली मतलब मेड्यूसा, ऑल्टरनेटिवली का मीनिंग ध्यान रखना, पोलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को और मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है पोलिप को। कैसे, अभी और डिटेल में जाके सीखेंगे, वैसे बुक में इतना ही लिखा है। पोलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को और मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है पोलिप को। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ध्यान से। जैसे आप कहते हैं सर हमारी क्लासेस अल्टरनेट चलती हैं कि मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को क्लास नहीं है, वेडनेसडे को क्लास है, थर्सडे को क्लास नहीं है, फ्राइडे को क्लास है, सैटरडे को नहीं है। तो ये अल्टरनेट मेथड है। अगर रोज क्लास हो तो रेगुलर मेथड है। तो यहां पर ये अल्टरनेटिवली आती हैं। अल्टरनेटिवली मतलब पोलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पोलिप। और यहां पे नीट का पॉइंट ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके बुक में ही मेंशन है, पोलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, यानी पोलिप प्रोड्यूसेस द मेड्यूसा एसेक्सुअली। और जबकि मेड्यूसा क्या करता है, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस द मेड्यूसा या मेड्यूसी प्रोड्यूसेस द पोलिप सेक्सुअली। सेक्सुअली मतलब गैमेट्स बनाकर, सेक्सुअली मतलब स्पर्म और एग बनाकर, तो ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ठीक है, अभी डिटेल में सीखते हैं। बट दिस alternation of generation means polyp produces the medusa produces the polyp. This is called alternation of generation and technically it is called metagenesis. Both these forms develop alternatively. This is called alternation of generation। यानी कि एक जनरेशन किसकी है, मेड्यूसा की है, तो एक जनरेशन किसकी है, पोलिप की है। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, बिल्कुल मत भूलना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, मेटाजिनेसिस। और मिलती जुलती टर्म से सावधान रहना, मेटाजिनेसिस है क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, आप मेटाजिनेसिस के साथ 12th में मेटास्टासिस भी पढ़ने वाले हैं, 11th में रह के मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे मिलते जुलते टर्म होते हैं, पर बार बार रिवीजन, यानी कि रिवीजन मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस करना ही हमें परफेक्ट बना देता है। हमें गलती की गुंजाइश फिर भी होती है, क्योंकि जब हम यहाँ लिख रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, पर घर की कोई टेंशन हमारे दिमाग में चल रही है, तो उस टेंशन में दिमाग जरा सा हटा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो जाएगी, यहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ बोलना चाहते थे ये, दिमाग से ये निकल जाएगा, और हम फिर उस इंसान की मजाक उड़ा देते हैं। तो हम कितनी छोटी बात करते हैं, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये माइंड है, कोई मशीन नहीं है। हर किसी का दिमाग इधर से उधर जा सकता है 1 सेकंड में, तो इसलिए हम उस समय डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपने देखा किसी कोचिंग के सर से हम अपने ऊपर लेके बता रहे हैं, यहाँ पे डेवलप लिखना था, अल्टरनेट लिखना था, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, हमने मिटा के सही करी, आप हंस पड़े। तो हंसना कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी की हंसी उड़ाना गलत बात है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि दिमाग पता नहीं कहाँ है, किस टेंशन में वो आदमी है। स्कूल में किसी सर से स्पेलिंग गलत हो गई, हमने मजाक उड़ा दी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे लोग नहीं हैं, हम बड़े लोग हैं, और बड़े लोग कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाते। ठीक है, तो हमें लाइफ में कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी, किसी की अच्छाइयों पर ध्यान देना है, गलतियों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो हमें बिल्कुल कभी हंसी नहीं उड़ानी, पर हमें कंफ्यूज भी नहीं होना, क्योंकि अगर हम 3 घंटे के एग्जाम में कंफ्यूज होकर कुछ और लिखे आएंगे तो हमारे मार्क्स चले जाएंगे। हमें अपने ऊपर ध्यान देना, हमें अपनी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हम कंफ्यूज ना हो जाए। और एग्जाम में बैठते हुए जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, तो दिमाग चारों तरफ से हटाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना आसान नहीं होता, पर फिर भी हटा करके हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड मेटाजिनेसिस। पहले से नोट करिए, फिर इसे समझाते हैं। देखिए ध्यान से, सिलेबस तो हो गया, पर इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, दिस इज पोलिप, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और ये एक पोलिप है। और आप समझ गए पोलिप है क्योंकि सिलेंड्रिकल दिखता है। और यहाँ पर ये
कैप लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर, ये बर्ड है, इन्हें मेड्यूसी बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स, और ये यहाँ से रिलीज होती रहती हैं, यही पोलिप प्रोड्यूस करता रहता है इन बर्ड्स को। ये तो आपको मेड्यूसा दिख गया बिल्कुल अम्ब्रेला, आपने कहा हाँ जी। इनमें दो तरह के मेड्यूसा होते हैं, कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं, जैसे ह्यूमन में एक मेल एक फीमेल, एक पापा एक मम्मी, ऐसे इनके अंदर भी दो तरह के मेड्यूसा रिलीज होते हैं, कुछ मेल और कुछ फीमेल। ये तो दिस इज फीमेल, ये भी मेड्यूसा है, अम्ब्रेला है, ये भी अम्ब्रेला शेप्ड निडेरियंस मेड्यूसा है। इनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्स सेपरेट हो, सेक्स सेपरेट हो मतलब मेल अलग हो फीमेल बॉडी अलग हो, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? डायोसियस। याद रखना डायोसियस, बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, हर जगह पर आएगा, 12th में भी हर जगह पर आएगा। डायोसियस मतलब या तो बॉडी मेल है या बॉडी फीमेल है, ठीक है। आ जाइए नीट का क्वेश्चन सुन लीजिए। तो जो आपको कॉन्वेक्स पार्ट दिखाई दे रहा है बॉडी का, एक कॉन्वेक्स, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनाड्स कहते हैं, जिनमें स्पर्म और एग बनते हैं। तो यहाँ पर मेल गोनाड है और यहाँ पर फीमेल गोनाड्स हैं। गोनाड्स मतलब ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड। गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड एग। तो मेल से क्या बनते हैं? मेल के गोनाड से क्या बनते हैं? स्पर्म बन गए। फीमेल के गोनाड से क्या बनते हैं? एग बन गए। दीज आर द स्पर्म। एक एक दिखा देते हैं। स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर। आपने कहा सर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। हमने यस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हमने इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज द जाइगोट। जाइगोट अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फ्री लिविंग। एक लार्वा बन गया, एक यंग वन बन गया। दिस इज प्लेन्यूला। नीट के लिए याद रखना, 11th के लिए जरूरत नहीं है। प्लेन्यूला एंड इट डेवलप्स इनटू पोलिप। ये पोलिप में डेवलप हो गया। तो आप ध्यान से देखना, मेड्यूसा ने प्रोड्यूस कर दिया पोलिप को। मेड्यूसा प्रोड्यूसेस द पोलिप एंड पोलिप प्रोड्यूसेस द मेड्यूसा। बस ये दो एरो ध्यान से देख लीजिए। मेड्यूसा प्रोड्यूसेस द पोलिप एंड पोलिप प्रोड्यूसेस द मेड्यूसा। मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है, गैमिट्स बनाए हैं, गैमिट्स का फ्यूजन हुआ है, जहां पर स्पर्म और एग बने, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट का फॉर्मेशन हो, इसे सेक्सुअल मेथड बोलते हैं। ये इन्होंने सेक्सुअली प्रोड्यूस किया है और इन्होंने डायरेक्ट बॉडी से बना दिया है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट जाइगोट फॉर्मेशन। तो पोलिप ने ये सेक्सुअली प्रोड्यूस किया है। तो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार पोलिप एक बार मेड्यूसा, एक बार पोलिप एक बार मेड्यूसा, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस एंड दिस मेटाजेनेसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इनटू ओबिलिया। तो ये ओबिलिया के अंदर देख सकते हैं। जल्दी नोट करिए, फिर अगला फाइलम डिस्कस करते हैं, निडेरिया। थर्ड फाइलम है, हेडिंग डालिए बड़ी बड़ी, सॉरी निडेरिया नहीं, टीनोफोर्स यानी टीनोफोरा। दिस इज द थर्ड फाइलम। कुछ भी समझने से पहले इसको देख लीजिए आप एक बार कि बिल्कुल इसकी बॉडी कैसी होती है। एकदम स्फेरिकल होती है, गोल होती है, जैसे अखरोट होता है ना, बिल्कुल ऐसे अखरोट की तरह गोल है। और इनके पास, ड्रॉ मत करना भी, टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके पास 8 प्लेट्स होती हैं, यानी इनके पास 8 प्लेट हैं और इनके ऊपर सीलिया हैं। दे हैव सीलिया। दीज आर 8 प्लेट्स। दीज आर 8 प्लेट्स। एक प्लेट यहां देख लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सीलिया। दीज आर द सीलिया। ये सीलिया, और सीलिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, पानी के अंदर
मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना लोकोमोशन कहलाता है। जैसे हम आपके घर आ गए तो वैसे आएंगे ना, डरिए मत, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जरूर आएंगे। तो अगर हम आपके घर आ जाएं तो ये लोकोमोशन है। एक बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लोकोमोशन है। जैसे आपने छोटी क्लास में ये पैरामीशियम देखा हुआ है कि पैरामीशियम की बॉडी पर बहुत सारे देयर आर मैनी सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो जस्ट लाइक पैरामीशियम दीज सिलिएटेड प्लेट्स ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। इनका काम लोकोमोशन में। टोटल गिनती की 8 है, इस बात को नीट के लिए याद रखना। तो दीज आर 8 कोम्ब प्लेट्स। कोम्ब इसलिए कहते हैं बिल्कुल कंगे जैसी इसकी अपीयरेंस हो जाती है। तो कोम्ब प्लेट्स, और इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, यानी बड़ी सॉफ्ट बॉडी है, यानी बड़ी सॉफ्ट है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे एक रसगुल्ला होता है ना, बड़ा दबाते हैं दब जाता है, तो इसलिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, टीनोफोर्स आर कॉमनली कॉल्ड कोम्ब जेलीज। कोम्ब इसलिए कि कोम्ब प्लेट्स हैं, कोम्ब जैसी दिखती हैं, यहां बनाने की जरूरत नहीं है। और जेलीज मतलब सॉफ्ट भी है और थोड़ा स्लिपरी भी है। आपने कहा सर कोम्ब जेली तो समझ में आ गया कि सॉफ्ट है, जेली लाइक है, कोम्ब प्लेट्स है, कोम्ब की जैसी अपीयरेंस है, लेकिन सर इनको तो हम वॉलनट भी कहते हैं, अखरोट भी। हमने हाँ जी बिल्कुल कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, समुद्र में पाए जाते हैं, सी वॉलनट, और वॉलनट जैसे दिखते हैं गोल गोल, इसलिए दीज आर कॉल्ड सी वॉलनट। दूसरा, इनके पास 2 ये होल दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट। आपने कहा दिख गए सर, हमने बुक में जरूर देखना इस फिगर को, पेज नंबर 51 राइट हैंड साइड, फिगर नंबर 4.8। तो वहां जाके जरूर देखना आप। तो उसमें आपको यहाँ पर ना हल्का हल्का सा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, जो यहाँ पर हाथ से बनाना, हाथ बन गया भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा आपको। तो इनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एनस माउथ तो है, एनस पुअरली डेवलप है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रा की तरह इसमें भी एक ही ट्रू ओपनिंग है। तो दीज आर 2 होल्स, और इन होल्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर 2 टेंटिकल्स इन टीनोफोर्स। दीज आर टेंटिकल्स। टेंटिकल्स ना तो आपकी बुक ने लेबलिंग करी और ना आपकी बुक ने इसका फंक्शन बताया, लेकिन नीट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन टेंटिकल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं। टेंटिकल्स कंटेन कोलोब्लास्ट्स, यानी कि दीज आर सेल्स। और ये सेल्स क्या होती है, ये स्टिकी, यानी कि स्टिकी चिपचिपा सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, और उससे इनके एनिमी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यहाँ चिपक जाते हैं, इनका फूड चिपक जाता है, अडहियर हो जाता है। तो दीज टेंटिकल्स हेल्प इन गैदरिंग और कैप्चरिंग ऑफ द फूड, बिकॉज टेंटिकल possesses कोलोब्लास्ट सेल्स which secrete sticky fluid, and this sticky fluid adhere the prey या फूड। तो इनके फूड को ये अटैच करती है, और फिर ये फूड माउथ में एंटर कर लिया जाता है, यानी इनटेक ऑफ फूड कर लिया जाता है। तो इनका काम लोकोमोशन में है। दे हेल्प इन लोकोमोशन। कोम्ब प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। कितनी है याद रखेंगे, टोटल 8 प्लेट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे हेल्प इन लोकोमोशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंटिकल्स? दे हेल्प इन टेंटिकल्स हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ देयर कोलोब्लास्ट सेल्स। याद रहेगा, फटाफट लिखिए साथ साथ। एक्सक्लूसिव, यानी कि जो टीनोफोर्स है, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये समुद्र के पानी में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन याद करिए, दूसरी क्लास में याद कर लिया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद
ऑल एनिमल्स के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, याद करिए, फिर बार बार हम हर बार याद दिलाएंगे आपको। 2 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जर्म लेयर फॉर्म, 2 लेयर फॉर्म होती हैं, और एक एंडोडर्म, और इसके बाद से ऑल एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाएंगे, याद रखना। रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन से हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लेन जो डिवीजन का प्लेन है पासिंग थ्रू द मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो रेडियली सिमेट्री है, रेडियली सिमेट्रिकल। इनके अंदर डाइजेशन भी है। आपने कहा डाइजेशन कैसा है, हमने डाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल है, जैसे हाइड्रा के अंदर आपने पढ़ा था कि थोड़ा एक्सटर्नल और थोड़ा इंटरनल, लेकिन इनके अंदर कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। और अधिकतर ऑथर अब ये भी बताते हैं कि इंट्रासेलुलर भी है। तो हमने हाइड्रा में भी यही याद रखना है और टिनोफोरा में भी याद रखना है, यानी दोनों में सेम ही बातें याद रखनी है, कुछ कैविटी में है और कुछ सेल के अंदर है। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर कैविटी में, एंड इंट्रा सेलुलर यानी विद इन सेल। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मीनिंग होता है जब भी कोई लिविंग अपनी बॉडी से कोई लाइट को एमिट करे, कोई लाइट छोड़े, तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर आप कभी विलेज जाएं, गांव जाएं, गए तो हम भी कभी नहीं है गांव, ना गांव है, सीधी बात, यहीं पैदा हुए हैं शिवाजी पार्क में। तो अगर आप गांव जाएं, पर हमने यहाँ देखा हुआ है, यानी कि 84-85 तक यहाँ भी गाय भैंस खूब होती थी। तो जहाँ गाय भैंस है वहाँ नेचुरल सी बात है, गोबर है, डंग है। तो वहाँ पर एक इंसेक्ट होता था, याद करिए, जुगनू जिसे आप कहते हैं। तो वो जुगनू रात को लाइट छोड़ता हुआ दिखता था, पकड़ भी रखे हैं हमने। तो आप जब कभी गांव जाएं तो जरूर अपनी आंखों से देखना। फिलहाल आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा जरूर कि पापा जी जुगनू आप पहचानते हैं, जिसे अंग्रेजी में फायर फ्लाई कहते हैं। और अगर गाँव में कभी आप जाएं तो वहाँ जुगनू हो सकता है ना समझे, वहाँ पट बीजना समझ जाते हैं। तो आप भी शायद समझ गए होंगे पट बीजना, अगर आप किसी गांव को, विलेज को बिलोंग करते हैं तो उनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस है। तो हर उस लिविंग के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है जो लाइट को एमिट करते हैं। तो याद रखिए, टिनोफोर्स के अंदर वेल मार्क्ड है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। जल्दी नोट करिए, 2 लाइन छोड़कर। टिनोफोर्स have ability और property to emit, यानी निकालना, emit light. This is called bioluminescence. Bioluminescence, स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई? बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, उसी लाइन को दोबारा से लिख लेते हैं, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। नीट के लिए याद रखना, भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंदर क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मीनिंग है, याद करो कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो सीधी सी बात है, मेल और फीमेल जब एक ही बॉडी में है तो स्पर्म और एग एक ही बॉडी के अंदर बनते होंगे। आपने कहा हाँ जी, तो हमने कहा पहले से नोट करो फिर लिखो। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मीनिंग है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल है, और ऐसे ऑर्गेनिम्स को बाइसेक्सुअल कहते हैं।
और बाइसेक्सुअल को और टेक्निकली हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। यानी कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है तो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता होगा, आपने कहा सेक्सुअली होता होगा। रिप्रोडक्शन अकर्स सेक्सुअली, यानी बाय प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। तो जब गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो सेक्सुअल तो तभी कहेंगे जब वो फ्यूज भी हो जाएंगे। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ पर होता है, बॉडी से बाहर है। फ्रॉग की तरह मेल और फीमेल अपने एग डिस्चार्ज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब आप कहेंगे सर डेवलपमेंट भी आपने सिखाया था कि अगर जाइगोट से बॉडी डायरेक्ट बने तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा के थ्रू बने तो इनडायरेक्ट, हमने इनमें इनडायरेक्ट है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और जब भी वर्ड आ जाए इनडायरेक्ट तो समझ लेना बार बार टोक रहे हैं आपको, थ्रू लार्वल स्टेजेस। और आपको किसी लार्वा का नाम याद नहीं करना, थ्रू लार्वल स्टेजेस। जल्दी से नोट करिए। और अगला फाइल हम पढ़ते हैं कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। आ जाओ। आपने कहा सर आपने स्पॉन्ज पढ़ाए थे उसके भी एग्जाम्पल लिखवाए, निडेरिया के भी लिखवाए, टीनोफोर्स के भी लिखवा दीजिए। हमने दो ही एग्जाम्पल है मेन, दोनों बुक में है, दोनों लिख लीजिए। एक प्लूरोब्राचिया, तो जो आपने बनाया था ना ये कोम जो दिखाया था, ये प्लूरोब्राचिया है, चाहो तो नीचे लिख लो। और एक है टीनोप्लेना। तो देर आर टू एग्जाम्पल्स, अच्छे से लर्न कर लेना। तीसरी हेडिंग डालिए, अगली नेक्स्ट हेडिंग 2-3 लाइन छोड़कर, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अच्छे से हेडिंग डालिए साफ साफ, प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसको कॉमनली क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस। पहली बात तो जहां ये देखो हेल्मिन्थीस लग जाए वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। और जब हम कीड़े का नाम लेते हैं ना वॉर्म्स, तो आपके दिमाग में एकदम ऐसी फिगर आ जाती होगी, ऐसी लंबी सी फिगर। हम आपने कहा बिल्कुल ये सही कह रहे हो सर। और प्लेटी मतलब हमने कहा फ्लैट होता है, फ्लैट। आपने कहा फ्लैट क्या होता है, हमने फ्लैट ये होता है। ये एक रोड है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, देखो दिख रही है ना गोल सर्कुलर। अगर ये वॉर्म आउटलाइन में ऐसे सर्कुलर हो तो ये कहलाते हैं राउंड वॉर्म्स। तो राउंड वॉर्म अगले वाला फाइलम है एस्केलमेंथीज, तो उसमें भी वॉर्म है लेकिन उनकी बॉडी सर्कुलर है ऐसी आउटलाइन में। अगर हम ऐसे सेक्शन कट करके देखेंगे तो हमें ऐसे गोल दिखेगा, और ऐसे पकड़कर देखेंगे तो बिल्कुल पेन की तरह सिलिंड्रिकल दिखेगा आपको। तो वो राउंड वॉर्म्स हो गए। लेकिन ये है प्लेटीहेल्मिन्थीस, फ्लैट वॉर्म। अगर हम इसकी बॉडी को ऐसे दबा दें तो बताइए फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया, चपटा हो गया कि नहीं हो गया। बेसिक क्लास इस चैप्टर की बेहद ज़रूरी थी, और हमने आपसे पहले कहा था बार बार ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमने आपको डोर्सल सरफेस समझा दिया था, आपने कहा अच्छे से समझा दिया था सर कि ये कोई चीज़ है, कोई वॉर्म है, ये ऊपर का डोर्सल साइड है, डोर्सल सरफेस, और ये वेंट्रल सरफेस है। जो आसमान की तरफ रहे डोर्सल और जो ज़मीन की तरफ रहे वेंट्रल। और हमने कहा हमने ह्यूमन में बता दिया था, बार बार याद रखा करो, जो फ्रंट का हमारा है ये वाला वेंट्रल है और ये वाला पीठ वाला डोर्सल है। तो अब आप देखिए कि ये एक प्लेटीहेल्मिन्थीस है, अभी सर्कुलर दिखाया है। क्या डोर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से अगर ये फ्लैटेंड है तो क्या डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से ऐसे फ्लैटेंड नहीं हो गया, ये ऐसे चलता है तो डोर्सो वेंट्रली चलता है ना। अगर बाय चांस ये फ्लैटेंड यहाँ साइडों से होता, साइडों को लैटरल बोलते हैं, लैटरल। तो हमारा ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है, ये लैटरल साइड है, लैटरल। अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे चलता जमीन पर तो आप लैटरली फ्लैटेंड बोलते ना। तो लैटरली फ्लैटेंड नहीं है, डोर्सली फ्लैटेंड है, इसलिए कॉमनली दे आर कॉल्ड प्लेटीहेल्मिन्थीस, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। पहली लाइन लिखी, ये भी नोट करिएगा जरूर।
the members of platyhelminthes are dorsally ventrally flattened, comma, hence they are generally called flatworms. फ्लैटवर्म्स। आपने कहा इनके एग्जाम्पल क्या हैं, हमने फटाफट लिखे। एग्जाम्पल से लिख लीजिए। प्लेटिहेल्मिन्थीस के पहले टेनिया, तो आपने बच्चों के पेट में सुना होगा कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, पर कॉमनली जो हो जाते हैं वो टेनिया होते हैं। टेनिया मतलब टेप वॉर्म, बिल्कुल चपटे से दिखेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो फ्लैट वॉर्म्स। एक है फैसियोला, लीवर फ्लूक, बुक में इसका फोटो भी दिखा रखा है, लीवर फ्लूक, ये भी पैरासिटिक है। यूजुअली इसके मेंबर पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब किसी एनिमल पर रह करके ये उससे फूड लेते हैं, रहने की जगह भी लेते हैं। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर है तो रहने की जगह भी ले रहे हैं, और बॉडी के जो अंदर रहते हैं उन्हें यूजुअली इंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे अंदर इंडोपैरासाइट्स है, रहने की जगह भी ले रहे हैं, यानी एकोमोडेशन भी ले रहे हैं, और एकोमोडेशन और साथ में हमारे से फूड भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये अपने होस्ट से, जो किसी के ऊपर डिपेंड रहा है वो पैरासाइट और जिस पर रहे वो होस्ट, जब इन्हें न्यूट्रिएंट होस्ट से ही एब्जॉर्ब करने हैं, तो सोच के बताइए इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप क्यों होगा। अगर ये फैमिली किसी और के घर ही खाती है, हमेशा रिश्तेदारों के घर जाकर ही खाती है, तो अपने अंदर ये अपने घर के अंदर रसोई को, किचन को मेंटेन क्यों करेंगे, ये क्यों मसाले और रॉ मटेरियल ला कर रखेंगे। तो इन पैरासिटिक फॉर्म में यूजुअली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। एक और एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर है। ये प्लेनेरिया कुछ कुछ ऐसा दिखता है, बुक में नहीं है आपके, पर आपको आना चाहिए। ये प्लेनेरिया है, और इसके अगर आप ऐसे पीस कर देंगे ना, तो हर पीस से, चाहे आप 10 पीस कर दीजिए या 1000 कर दीजिए, ये हर पीस से अपनी पूरी बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाला पीस है, ये वाला 1, ये अपने आप को पूरा डेवलप कर लेता है। ऐसे ही ये मिडिल वाला, ये भी अपने आप को डेवलप कर लेता पूरा का पूरा। ऐसे लोअर पार्ट भी अपने आप को फुल्ली डेवलप कर लेता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर कोई अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से प्राप्त कर ले, उसे रीजनरेशन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी पर कहीं कट लग गया, चोट लग गई, तो हमारी स्किन अपने आप को दोबारा से बना लेती है, उस जख्म को भर लेती है। तो हमारी स्किन में भी रीजनरेशन पावर है। तो प्लेनेरिया सबसे ज़्यादा दुनिया में रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया में। यूँ तो एल्गी में भी है, यूँ तो हम ह्यूमन में भी है, स्किन में भी है। तो प्लेनेरिया हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। तो जो पैदा करता है वो पेरेंट कहलाता है, जो पैदा होते हैं उन्हें डॉटर बोलते हैं। तो दीज आर डॉटर प्लेनेरिया, दीज आर डॉटर प्लेनेरिया। ठीक है, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हैंड टू हैंड लिखिए। फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स आर पैरासिटिक इन नेचर, और पैरासिटिक में भी दे आर इंडोपैरासाइट्स, इंडोपैरासाइट्स। अगला पॉइंट तेजी से लिखना। दे हैव हुक्स एंड सकर्स। अभी पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, इसके बिना समझे बात भी समझ में नहीं आएगी। दे हैव हुक्स एंड सकर्स टू सर्वाइव, हुक्स एंड सकर which are essential
essential for which are essential for parasitic life, यानी पैरासिटिक लाइफ को जीने के लिए बहुत जरूरी है हुक्स एंड सकर्स होना। तो आपने कहा हुक्स एंड सकर्स क्या है, तो पहले से नोट करो जल्दी। देखिए ये एक टेप वॉर्म है और बुक आप देखेंगे तो आपको देखो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ये और इसके ऊपर ये सेगमेंट में देखेंगे तो आपने पढ़ा था सेगमेंटेशन, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी सेगमेंटेशन है। बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है और ये इसका शुरुआत का पोर्शन है, ये वाला। यहाँ से यूजली ये फूड को एब्जॉर्ब करता है अपने होस्ट से, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, हम इसको एनलार्ज करके दिखा रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से देखना आप। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ टेप वॉर्म। आपने कहा सर साफ दिखाई नहीं दी, हमने भी दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर करके दिखाना है और बुक में ये है भी नहीं। तो अब आप ध्यान से देखना, इसको और एनलार्ज कर दिया हमने इस पोर्शन को, तो आपको ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इसकी शुरुआत में कुछ ये होल बने हुए हैं। तो 4 होल होते हैं, 1 2 3 और चौथा पीछे है। जैसे 4 होल हैं यहाँ, बड़े बड़े माउथ जैसी स्ट्रक्चर है, ये शुरुआत का पोर्शन है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्लाइटली गोल गोल सा दिखाई देता है। एक होल यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपको इस व्यू से 3 दिखेंगे ना, तो एक यहाँ पर भी है। तो देयर आर 4 सकर्स, तो इनको सकर्स बोलते हैं। तो दिस इज सकर, देखते रहना बिल्कुल नजर भरकर। दीज आर सकर्स, सकर्स का काम है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, दीज आर द सकर्स। और शुरुआत में क्या है, यहाँ पर ऊपर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए हुक मतलब पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो किसी होस्ट बॉडी से अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी इंटेस्टाइन में चिपके हुए हैं, अटैच है, और फूड के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर भी नहीं आते जब तक हम कोई वर्मीसाइडल मेडिसिन ना लें, दवाई ना लें। और आप जानते हैं आजकल स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं एक वर्मी डे, तो उस दिन सभी स्टूडेंट्स को एक दवाई खिलाई जाती है। तो दवाई का नाम तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, कोई उसका मिसयूज कर सकता है, लेकिन आप समझ गए कि ये हमारी बॉडी में इंडोपैरासाइट्स है, इंटेस्टाइन में चिपके होते हैं। पूरा हुक का एक इनके पास रिंग है, दीज आर हुक्स। और फूड एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास ये सकर्स है, सकर्स 4 सकर्स होते हैं, याद रखेंगे। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एंटीरियर पोर्शन है इनकी बॉडी का, नीट के लिए याद रखेंगे हर चीज़, कि जो इनकी बॉडी का स्टार्टिंग पोर्शन है जिसमें हुक्स एंड सकर्स हैं, इसे बोलते हैं स्कोलेक्स, दिस इज कॉल्ड स्कोलेक्स। और जो ऊपर का ये बल्ज उठा हुआ पोर्शन दिखता है, इसको बोलते हैं रोस्टेलम, रोस्टेलम, दिस इज कॉल्ड रोस्टेलम। तो इनके पास क्या है, हुक्स एंड सकर है टू लीड पैरासिटिक लाइफ। तो दिस इज टेनिया, ये टेनिया की बात हमने करी थी। अब ये क्या है, बाइसेक्चुअल है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि बना करके नोट करें, फ्लैट वॉर्म्स आर बाइसेक्चुअल्स, यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स। अगला पॉइंट आपने कहा स्पर्म एंड एग्स, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। हमने, हाँ जी, एक ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने कहा सर फर्टिलाइजेशन कैसा है, हमने फर्टिलाइजेशन इनके अंदर यूजुअली क्या है, बॉडी के अंदर ही होता है। और जब बॉडी के अंदर हो तो कैसा होता है, इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, बॉडी के अंदर ही एग बनते हैं। लिखिए जी, रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्चुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जबकि हमने इससे पहले, जस्ट इससे पहले टीनोफोरा में कैसा पढ़ा था, एक्सटर्नल।
डेवलपमेंट इसमें कैसा है, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और बाकी वो सारे बेसिक पॉइंट तो हमें याद रखना ही है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ही से शुरू हुए, प्लेटिहेल्मिन्थीस से। आपने ठीक है सर, हमने कहा जी ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ याद करो बाइलेटरल सिमेट्री यहीं से शुरू हुई, पहले नोट कर लीजिए। दो तीन लाइन छोड़ के लिखिएगा। पहली बार यहीं से ऑर्गन लेवल शुरू हुआ था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद आ गया। और इसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया एस्केलेमेंथीस से। अभी तक स्पॉन्जिस में, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, स्पॉन्जिस में सेलुलर था, सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल था, इसमें ऑर्गन है और इसके बाद से ऑर्गन सिस्टम है। याद आ गया? आपने कहा ठीक, याद आ गया। हमने एसिलोमेट एनिमल है, याद करिए, आपने सिलोम जब पढ़ा था तो प्लेटिहेल्मिन्थीस का एग्जाम्पल एसिलोमेट में लिखा था जिसमें सिलोम नहीं है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं है, ट्रू, यहाँ टिश्यू बन गया है। आपने कहा याद आ गया सर, तो हमने कहा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, सिर्फ एक ही प्लेन से इनको दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है। याद करिए, एक ही प्लेन से बांटा जा सकता है, ऐसे या ऐसे नहीं। तीसरा लिखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर तीनों लेयर फॉर्म होती हैं। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, मीसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ और इंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो जिनमें तीनों लेयर बने वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, एस्केलेमेंथीस। हेडिंग डालिए एस्केलेमेंथीस। तो प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस्केलेमेंथीस में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सर्कुलर बॉडी है, पैरासिटिक ये भी है, प्लांट पर भी, एनिमल पर भी, बस ये डायोसियस है। डायोसियस मतलब इनके अंदर एक बॉडी मेल है तो एक बॉडी फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल की लेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो दिस इज द फीमेल। चाहे आप इसको बुक की तरह से थोड़ा सा कर्व करके बना दीजिए, तो दिस इज द फीमेल, ठीक है, चाहे ऐसे बना दीजिए, वो आपकी मर्जी है। बस इतना ध्यान रखना है कि फीमेल कंपैरेटिवली लॉन्ग है, ठीक है, और मेल की लंबाई थोड़ी सी छोटी रहती है। लेकिन यहाँ नीट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ चुका है कि हम कैसे पहचानेंगे इन राउंड वॉर्म्स को, यानी कि इन राउंड वॉर्म्स को, राउंड वॉर्म मतलब जो सर्कुलर हो, याद आ गया, जिनकी बॉडी ऐसी सर्कुलर हो आउटलाइन में कि एक मेल एक फीमेल है। तो हमने कहा इसको पहचानेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट से कि मेल की जो टेल है ना, बिल्कुल टेल, ये माउथ है और ये टेल है, और टेल इसकी हमेशा ऐसे कर्व्ड रहती है, ध्यान रखना, देखो ऐसे कर्व्ड हमेशा। अगर आप इसे सीधी भी कर देंगे ना तो भी एकदम ऐसे बेंड हो जाएगी। बुक में भी चेक कर सकते हो, बुक में भी ऐसे दिखाया गया है। तो मेल के अंदर क्या है, कर्व्ड टेल। नीट के लिए पॉइंट याद रखना, दिस इज द कर्व्ड टेल। तो जिनकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट हो, दे आर कॉल्ड डायोसियस। तो ये डायोसियस है। एक वर्ड और है एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, बहुत ध्यान सुनना। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, बॉडी के अंदर के वेस्ट को बाहर निकालना। जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो ए प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस में बनने वाले अगर वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं तो हमारा ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। इनके अंदर भी एक्सक्रीशन है और प्लेटिहेल्मिन्थीस के भी अंदर एक्सक्रीशन है। तो उनके अंदर कौन एक्सक्रीशन कराता है और इनके अंदर कौन कराता है, दोनों को एक साथ ही पढ़ाते हैं, एक साथ याद रहते हैं। लेकिन आप वहाँ भी लिख सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस में। लेकिन जो ऑर्गन हमारे एक्सक्रीशन कराते हैं, हमारी किडनी हमारी बॉडी से यूरिया बाहर निकालती है यूरिन बनाकर। तो 11th में रह के हम एक दिन यूरिन फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में।
लेकिन जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं दे ऑल्सो हेल्प इन ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर एंड सॉल्ट की अमाउंट को भी बैलेंस करते हैं। हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो हमारी बॉडी यूरिन ज़्यादा निकाल देती है, यानी कि कुल मिलाकर कितने सॉल्ट हमारी बॉडी को चाहिए, कितना वाटर चाहिए, ये हमारी बॉडी में किडनी ही डिसाइड करती है। अगर हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाए तो हमारा जो यूरिन तैयार हो चुका है ना बॉडी में, वो सब सीखेंगे यूरिन वाले चैप्टर में, तो किडनी उसी से एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी यूरिन से ही सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी अगर हम आज बिल्कुल ना पिए, ठीक है, मान लो हम रोजे से हमने पानी ही नहीं पिया, पूरे दिन पानी नहीं पिया, पर बॉडी को तो चाहिए ना, तो हमारी किडनी यूरिन से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स टू कीप प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। तो ये दोनों काम एक ही ऑर्गन्स करते हैं। हमारे अंदर किडनी करती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल्स करती हैं, फ्लेम सेल्स, और इन राउंड वॉर्म के अंदर ट्यूब्स करती हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं। तो पहले आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में नोट करो, सुनते सुनते नोट करो, पहले पीछे जाइए प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बजाय नीट लिख दीजिए। फ्लेम सेल्स हेल्प इन, बड़ा बड़ा लिखना साइज में, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्रैकेट में फ्लैट वॉर्म्स, और इसे बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में जाकर के आप लिखिए फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। हो गया, आ जाइए। इनके अंदर ट्यूब्स होती हैं, बस फ्लेम सेल से नहीं होती, यहाँ ट्यूब होती है, और ये ट्यूब सरफेस पर ओपन होती है, ठीक है। दो लाइन छोड़कर, द मेंबर्स ऑफ एस्केलमेंथेस आर कॉल्ड roundworms, as they appear circular in outline. सपोज करिए दिस इज द राउंडवॉर्म, अगर हम इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट कर दें, यानी कि जब किसी बॉडी को उसके राइट एंगल पर कट कर दें, ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है, उसमें हमें ऐसा दिखाई देता है, तो दे अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। अगला पॉइंट, राउंडवॉर्म्स आर parasites on plants and animals including human। तो 12th में एक डिसीज पढ़ेंगे आप, एस्कैरियासिस, दैट इज कोज्ड बाय राउंडवॉर्म। तो 12th में आ जाइए, फिर पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी और समझेंगे भी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अगली लाइन, राउंडवॉर्म्स, वो तुम डायग्राम में देख ही चुके हैं, राउंडवॉर्म्स आर डायोसियस। डायोसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, याद रहेगा। डायोसियस मतलब IE डॉट कोमा करके लगा लीजिए, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। अगला पॉइंट लिखिए, सूडोसिलोमेट, याद आ गया कि मेसोडर्म स्कैटर्ड होकर पाउच बनाती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और ये मेसोडर्म के पाउच थे। सूडोसिलोमेट एनिमल्स। अगला पॉइंट, बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करो,
आपने कहा वो तो अब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम तो था किसके अंदर, ऑर्गन लेवल तो था प्लेटियलमेंथीस में, और यहाँ से शुरू हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। हमने ठीक है, ऑर्गन अंदर ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, 3 लेयर बनी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कंफ्यूज मत होना। डिप्लोब्लास्टिक कौन थे? स्पॉन्जेस थे, सिलेंट्रेट्स थे और टीनोफोर्स थे। उसके बाद ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। इन लेयर से ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होता है। इसलिए इन तीनों लेयर्स को, जिसमें 2 है 2, जिसमें 3 है 3, इन तीनों को आप और हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। जर्म लेयर और जर्मिनल एक ही बात है। आगे कोई प्राइमरी लगा दे तब भी वही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, डरना कभी नहीं है लाइफ में। तो प्राइमरी जर्म या प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स जिनमें तीनों बने वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगली लाइन में एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू, और जो एक्सक्रीशन कराता है वही ओस्मोरेगुलेशन थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेटियलमेंथीस है। एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैविंग ओपनिंग्स, कोमा लगा दीजिए, हैविंग ओपनिंग्स एट द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जब सेक्स ऑर्गन है तो 100% रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आपने कहा सेक्सुअल होगा, हमने ठीक है। हमने एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? आपने कहा सर ये तो आप ही बताएंगे। हमने कहा इंटरनल होगा, दोनों वॉर्म्स के अंदर इंटरनल होगा, ठीक है। डायोसिस तो लिख ही चुके हैं, फिर दोबारा लिख लेते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, मेल की लेंथ ज़्यादा फीमेल की लेंथ ज़्यादा, सॉरी फीमेल की लेंथ ज़्यादा और मेल की लेंथ कम। रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल, रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और जब कोई इनडायरेक्ट बोले तो क्या समझ में आ गया? आपने कहा सर बार बार वही बात है कि लार्वा फॉर्मेशन है, यानी कि थ्रू लार्वल स्टेजेस, थ्रू लार्वल स्टेजेस। जल्दी से एग्जांपल नोट करते हैं। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 एस्कैरिस, 12th में पढ़ेंगे, इसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं डायरेक्ट, और ये एस्कैरियासिस बीमारी पैदा करता है। ये कोर्स में नहीं है पर याद रखनी है आपको, कोजेस एस्कैरियासिस। तो इस एस्कैरियासिस कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम आते हैं, सब 12th पे छोड़ दीजिए। एक है वूचरेरिया, फिलारिया वॉर्म इसको बोलते हैं, इसको फिलेरियल एल भी लगा सकते हैं। कहीं फिलेरियल लिखा है तो ये मत सोचना गलत लिख दिया है, ये नीट के लिए याद रख लीजिए। वूचरेरिया 12th में आकर के इसकी 2 स्पीसीज पढ़ेंगे, अभी नहीं लिखवाएंगे। एक पढ़ेंगे वूचरेरिया बेनक्रोफ्टी और वूचरेरिया मेलाई, ठीक है। आपको लिखनी है तो एकदम रोक के लिख सकते हो, पर 12th में याद करना पड़ेगा। वूचरेरिया बेनक्रोफ्टी और वूचरेरिया मेलाई, इनमें से किसी का भी इन्फेक्शन हो जाए, जब भी एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो हमें बाइट करेगी, क्यूलेक्स फीमेल एडीज मत लिख देना, एडीज मॉस्क्यूटो, जब भी फीमेल क्यूलेक्स हमें बाइट करेगी तो वो हमें वूचरेरिया इंजेक्ट कर जाएगी, हमारे अंदर छोड़ जाएगी, और इसका पहला काम होता है हमारे पैरों के अंदर सूजन पैदा करना।
और ये पैर मोटे होकर इतने मोटे हो जाते हैं एकदम गोल सिलिंड्रिकल, जैसे हाथी के पैर होते हैं ना। आपने का याद आ गया सर, एलिफेंटियासिस। हमने कहा जी एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय द वूचर एरिया। तो ये कौन सी डिसीज पैदा करता है? एलिफेंटियासिस। तो 12th में पढ़ेंगे कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। अभी तो फिलहाल ही कुछ नहीं है कि इन्फेक्शंस कैसे होता है। सूजन बॉडी में लोअर लिम्स में कहाँ पर आती है? लोअर लिम्स में भी कोई जगह है खास, और इसी को बोलते हैं फिलारियासिस। फिलारियासिस। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा भी बोल सकते हैं, एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, बुक ने आपके ये कॉलोनी दे रखा तो आप भी मिटा दीजिए, तो एनसाइलोस्टोमा लिख दीजिए। इसको हुक वॉर्म्स कहते हैं, छोटे छोटे वॉर्म है, ये भी हमारे अंदर पैरासाइट है। तो देयर आर 3 एग्जाम्पल। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मत भूलना बस, ठीक है, नोट कर लीजिए।